फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कि किस तरह से इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टेंस का बेसिक पार्ट कौन सा है। तो देखिए, इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, तो पहचान क्या होगी गागे की। जब हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो ट्रांसलेशन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंपल में क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आई और वी के साथ क्या आता है शैल, और अन्य के साथ क्या आता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा नहीं कि आई और वी के साथ जब शैल आता है तो वो साधारण फ्यूचर होता है, और जब आई और वी के साथ विल आता है तो वो क्या होता है स्पेशल फ्यूचर होता है। किस तरह से होता है, देखिए दोस्तों, हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आई शैल गो देयर, इसका मतलब है मैं वहां जाऊंगा। और एक हो गया दोस्तों आई और विल, आई विल गो देयर, इसका मतलब क्या होगा कि मैं वहां पक्का जाऊंगा। जब भी आई और वी के साथ विल आएगा, जब भी आई और वी के साथ क्या आएगा विल आएगा, तो ये हो गया आपका मॉडल। ये क्या हो गया आपका मॉडल। मॉडल में क्या होता है, आई और वी के साथ विल तो पक्का होगा, जैसे आई विल लाफ विद यू, मैं तुम्हारे साथ हंसूंगा, यानी गारंटी है। आई विल लाफ, आई विल लाफ मैं हंसूंगा तो पक्का हो गया। और आई शैल लाफ, आई शैल लाफ, इसका मतलब क्या होगा कि कोई गारंटी नहीं। आई और वी के साथ शैल आएगा तो सिंपल, आई और वी के साथ विल आएगा तो मॉडल, यानी आई और वी के साथ यदि शैल आएगा तो क्या होगा साधारण। ये हो गया आपका साधारण भाव हो गया दोस्तों। तो आई और वी के साथ विल स्पेशल यानी मॉडल, जैसे वी विल डू दिस वर्क पक्का हो गया, वी विल राइट स्टोरीज, हम कहानियां लिखेंगे तो ये पक्का हो गया। तो आई और वी के साथ जब भी विल आएगा तो मॉडल, आई और वी के साथ शैल आएगा तो वो सिंपल फ्यूचर। अब देखिए इसके बाद है, यानी विल शैल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, विल और शैल जो है हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले आती है, हमने पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव का। और यदि क्वेश्चन वर्ड्स हो तो सब्जेक्ट के पहले क्या आता है विल और शैल आ जाता है। और एडवर्बियल्स हमें कैसे पता पड़ेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या होता है एडवर्बियल्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे टुमारो यानी क्या होता है आने वाला कल, फिर नेक्स्ट आएगा, कोई सा भी नेक्स्ट के साथ वर्ड आता है, जैसे नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, मतलब नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग। आप तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी नेक्स्ट के साथ टाइम आता है, नेक्स्ट के साथ क्या आता है टाइम, और द फॉलोइंग के साथ टाइम आता है, तो दैट सेंटेंस मस्ट बी यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ्स, नेक्स्ट और फॉलोइंग, these two words are very mandatory in future indefinite tense, यानी दोनों शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे की कहानी है कि इसके अंदर ये सिंपल और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस है, यानी हमें ये कैसे पता पड़ेगा भाई, कोई अंदाजा तो है नहीं, कोई चीज है नहीं जिसको महसूस कर लेंगे, मगर कौन सा टेंस आएगा इस सब का पता तो इस एडवर्ब से ही लगता है। अब आप देखिए, जैसे ही डैश गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या होगा आगे क्या होगा फ्यूचर, तो ही के साथ क्या आएगा ही विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ। फिर है राधा, अब राधा के साथ क्या आएगा दोस्तों, राधा विल, फिर क्या आएगा मेक टी फॉर मी टुमारो। टुमारो यानी क्या होता है आने वाला कल, तो आने वाला किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल प्लस वी आती है। अब देखो रमेश आ गया, रमेश के साथ क्या आएगा नेक्स्ट ईयर के कारण दोस्तों, रमेश के साथ आएगा विल, रमेश विल आस्क का क्या होगा आस्क, अरे फर्स्ट आएगी ना, फिर दे आ गया, दे के साथ क्या आएगा, तो ये आ गया, क्या आ गया द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर यानी आने वाली वर्ष, यानी आगामी यानी अपकमिंग, तो फिर क्या आएगा दे के साथ दे विल, फिर क्या आएगा ब्रॉड की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ब्रिंग,
they will bring apples for us the following year, यानी आने वाले वर्ष में वो मान ली क्या लाएंगे, एप्पल्स लाएंगे, यानी सेब लाएंगे। तो ये फ्यूचर का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें हमारा हाउ डैश you dash plucked flowers from their next week। अब नेक्स्ट इसका प्रतीक है, वही फ्यूचर का। नेक्स्ट से हमें क्या पता पड़ेगा, फ्यूचर में क्या आएगा, हाउ के साथ, अरे भाई यू विल, तो हाउ विल यू क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लग की PLUCK प्लग आ जाएगी। फिर इसमें देखो नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर किसका है, आने वाला साल, तो ये हो गया फ्यूचर का। तो वेयर क्या होगा इसका, विल रीता सेल, क्या आएगा, सेल। फिर इसमें देखो द फॉलोइंग ईयर आ गया, वही नेक्स्ट फ्यूचर का हो गया। तो क्या आएगा, व्हेन विल रमेश राइट क्या बुक्स द फॉलोइंग ईयर। द फॉलोइंग ईयर से हमें क्या पता चला, फ्यूचर का पता चला। अब आप देखो नेक्स्ट है हमारा, अब स्पेशल रूल आ गया। इसके अंदर है यदि विल सेल के बाद में बी आता है, बी के बाद कोई वर्ब नहीं आती, तो बी के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। पूरक क्या होता है, वे शब्दों कर्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ध्यान रहे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों एक होते हैं और ना ही दोनों का पैसिव वॉइस बनता है। तो ये हमारा रूल हो गया था, यदि विल सेल के बाद में बी आता है, बी के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, तो बी के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, पूरक। ये क्या होता है, हमारा पूरक होता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, विल सेल, ये बी हो गया, और बी के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक हो गया। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दोनों एक होते हैं, सबका मालिक एक, दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं, पूरक हो गया भाई साहब। जैसे ही विल बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, विल क्या हो गया वर्ब, बी फर्स्ट फॉर्म होगी, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। वह एक डॉक्टर होगा, तो कहते हैं ना कि वह एक अध्यापक होगी। राधा विल बी ए प्लेयर, राधा एक खिलाड़ी होगी, होना चाहिए खिलाड़ी, जमाना ऐसा ही है। अनाड़ी में कौन पूछता है दादा, तो राधा विल बी अ प्लेयर, राधा क्या होगी, खिलाड़ी होगी, क्या होगी, खिलाड़ी। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, दोनों क्या हो गए एक। अरे खिलाड़ी और राधा एक ही तो है, ही और डॉक्टर एक ही है। तो जब भी बी के बाद कोई वर्ब नहीं आता है, तो बी के बाद क्या आता है, वर्ब की बी के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों क्या हो गए एक। कहते हैं तुम्हारा दोस्त अमीर होगा, तो क्या आएगा, योर फ्रेंड विल बी रिच, योर फ्रेंड विल बी ए रिच मैन, विल बी क्या, ए रिच मैन। तुम्हारा दोस्त क्या होगा, एक अमीर आदमी, तो तुम्हारा दोस्त क्या होगा, सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों क्या हो गए एक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, जब फ्यूचर में योग्यता का भाव एबिलिटी को शो करते हैं, तो बी एबल टू आता है, राइट। व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ एबिलिटी इन फ्यूचर टाइम्स, देन विल सेल के बाद क्या आएगा, बी एबल टू इज यूज्ड। तो इसका आएगा सब्जेक्ट आ गया, विल सेल आ गया, बी एबल टू, बी एबल टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द एक्शन इज यूज्ड हियर। जैसे रमेश विल बी एबल टू रन फास्ट, यानी रमेश तेज दौड़ सकेगा, सकना भी है और गा भी आएगा। कहते हैं तुम मेरी सहायता नहीं कर सकोगे, नहीं तुम में योग्यता नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी, तुम वहां नहीं जा सकोगे, तुम नहीं तैर सकोगे। यू वॉन्ट बी एबल टू स्विम इन द रिवर, गीता चाय नहीं बना सकेगी, यानी जानती नहीं बनाना, घर वालों की गलती है। तो गीता चाय नहीं बना सकेगी, तो क्या होगा, गीता विल नॉट बी एबल टू मेक टी, गीता विल नॉट बी एबल टू मेक टी। तो इस तरह करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की आपके समक्ष। रोहित विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी रोहित अंग्रेजी बोल सकेगा। मतलब एबल टू क्या हो गया, योग्यता, फ्यूचर क्या हो गया, विल, राइट। तो जब हम फ्यूचर में योग्यता की बात करते हैं, भाई कैन और विल तो आ नहीं सकता, बिकॉज़ वी कैंट यूज डबल हेल्पिंग वर्ब्स टुगेदर। ऐसे बोल रहा हूं हिंदी में कि हम लोग एक साथ दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, एक बार तो हेल्पिंग वर्ब आती है, दूसरी बार उसके लिए मॉडल इंडिकेटिंग वर्ड्स ही यूज होते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट है दोस्तों कि कभी भी हम दोनों वाक्यों में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते, यानी दोनों जगह फ्यूचर नहीं आता। तो एक उपवाक्य में एक क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब कैसे पता पड़ेगा कौन से में फ्यूचर आएगा, कौन से में प्रेजेंट आएगा, कोई हम भगवान तो है नहीं।
भाई कोई तो संकेत होता है, आदमियों को शक्ल से पहचानते हैं कि रामू है, कि सलमा है, कि जॉन है, कि मिल्टन है, ये गोपाल भाई है। So what I'm telling you that we can't use future indefinite tense in both the clauses. We can't use. So how to identify that in which part future tense must be used? ये कैसे मालूम चले? देखो ऐसे चलेगा मालूम। तो कभी भी दोनों वाक्यों में फ्यूचर नहीं आता, एक में प्रेजेंट दूसरे में फ्यूचर। अरे भाई जिस क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है उसमें कभी प्रेजेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कॉमा लग गया, इस कॉमा के बाद एक क्लोज हो गया और एक क्लोजिंग, तो इफ लग गया ना, ये कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन जिस क्लोज में आता है उसमें कभी फ्यूचर नहीं आएगा, तो वैसा विल गलत है। दिस इज अनावश्यक, इट्स अननेसेसरी, इट्स रिडंडेंट, इट्स अननेसेसरी वर्ड। तो ये यहां पर विल नहीं आएगा, तो सही क्या होगा? इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। जब भी कोई कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं तो फिर उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, आगे और देख लो। देखिए इसमें है इन केस इट विल रेन आई विल नॉट गो टू आगरा, अगर वर्षा होगी तो मैं आगरा नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या होगा? देखो ये कॉमा आ गया, ये लक्ष्मण रेखा मैंने कॉमा गया, कॉमा के अब दो क्लॉजों के अंदर आप देखो कि कंजंक्शन कौन सा है। अरे बाबूजी इन केस आ गया, इन केस नहीं आता, अगर आ गया, तो अगर in case it will rain, अब इसमें will नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? rains। in case it rains I won't go to Agra, in case it rains I won't go to Agra, अगर वर्षा होगी तो मैं आगरा नहीं जाऊंगा। अब सुन लो, हिंदी में दोनों वाक्यों को हम फ्यूचर में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु इंग्लिश में कभी भी दोनों वाक्य फ्यूचर में ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर हो आगा नहीं है ना, एक में प्रेजेंट आएगा बाबूजी, दूसरे में क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। कौन से में प्रेजेंट आएगा? जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन आता है। इन केस आ गया ना, इसके शुरू में कहां है? तो आई आ गया, मैं तो है ही नहीं कंजंक्शन। फिर ये देख लो नंबर तीसरा, इसमें क्या है? अनलेस यू विल प्ले वेल यू विल नॉट विन द मैच, जब तक तुम अच्छी तरह नहीं खेलोगे तो मैच नहीं जीतोगे। अब आप देखिए कि कौन से में विल गलत है, दोनों जगह नहीं आएंगे, एक को उठाना है, तो कौन से को उठाओगे? अरे भाई ये कॉमा लग गया, दो क्लॉज हो गए, एक तो ये लग गया और एक ये आ गया। अब कौन से में नहीं आएगा फ्यूचर? भाई साहब जिसके शुरू में कंजंक्शन आ रहा है, तो कहां आ रहा है? अनलेस। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं इसको हम, और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ज्यादा बोलूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी लैंग्वेज, फिर कहोगे समझ में नहीं आता, तरीके से समझ में नहीं आता। तो ये जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आ गया तो उसमें विल नहीं आएगा, बस ये गलत है, ये गलत है। अब बताओ इसमें कौन से में नहीं आएगा? अरे आई के शुरू में आ रहा है, कोई कंजंक्शन है ही नहीं, तो आई तो सब्जेक्ट है, ये आई तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब इधर देखिए, until you will come here, जब तक तुम नहीं आओगे, I will wait for you, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा कल भी इंतजार करता था, आज भी करता हूं। तो बताओ क्या सही है क्या ये? अरे गलत है ना, कहां है सही? Until टाइम को डिनोट्स करता है, unless शर्त, until denotes time but unless denotes condition, right? This is the basic difference. वैसे दोनों का जब तक की नहीं होता है, लेकिन unless शर्त और until टाइम। तो दोस्तों अब बताओ कौन सी जगह फ्यूचर नहीं आएगा? मैंने बोला दोनों जगह कभी फ्यूचर नहीं आएगा, लेकिन हटाएंगे इसको, कैसे अंदाजा लगेगा? क्या है तरीका? until, तो ये नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, जिसके हमने डिटेल से स्टडी की। दोस्तों इसी तरह से जितने भी फ्यूचर टेंस के जो पार्ट अभी बचे रिमेनिंग है, उनका हम सिलसिलेवार स्टडी करेंगे। और मैं समझता हूं कि आप यदि आपके दोस्तों के बीच इस मुहिम को, इस प्रयास को या इस टेंस को आप शेयर करोगे तो हजारों लोगों को फायदा मिलेगा जो अधिकारी बनने के सपने देखते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी मुरीद पूरी हो, जो चाहते हैं कि उन्हें वो सब मिले जो चाहते हैं, क्योंकि समृद्ध होना परम आवश्यकता है जमाने की। आपके मानवीय ज्यादा कीमती नहीं है, मगर आर्थिक समृद्धि बहुत एसेंशियल है। तो दोस्तों आप लोग सभी इस मुहिम में शिरकत करें
आप लोगों का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।